वह सुबह स्कूल के लिए सामान्य रूप से घर से निकली थी। पूरा दिन स्कूल में उपस्थित भी रही। अनबनी थी, उदास थी, पर यूं निकल जाने का कोई इरादा न था। छुट्टी के समय न जाने क्या सूझा उसे। बस्ता पैर पर टांग कर गई तो थी कैंटीन से एक चिप्स का पैकेट लेने, लेकिन कैंटीन के पास वाले छोटे से गेट को खुला देखकर बाहर निकल गई। खाली हाथ स्कूल के पीछे के पहाड़ी रास्ते पर आ गई। कहाँ जा रही है कुछ पता न था, कुछ सोचा भी नहीं था। बार बार बस माँ के बोल मस्तिष्क में घूम रहे थे। अंधेरा घिरने पर जी घबराने लगा था। अब कदम वापस मोड़ भी नहीं सकती थी। माँ का रौद्र रूप बार बार सामने आ जाता था। उस गुस्से से बचने के लिए ही वह निकली थी। निकली भी क्या, बस यूं लगा था जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ सबसे दूर जाना चाहती हो। कोई बोल ना पड़े उसके कानों में। पर अब कहाँ जाए। उसे किसी सराय का पता न था। जो पैसे थे उनमें से उसने बस की टिकट ले ली थी। अंधेरे में बस से उतरने की उसकी हिम्मत न हुई। चुपचाप बस में ही बैठी रही। कुछ ऐसे नीचे सरक गई कि आगे पीछे से खड़े होकर देखने पर किसी को दिखाई न दे। सोचा था ड्राइवर बस खड़ी करके चला जाएगा और वह रात भर बस में सुरक्षित रह सकेगी। बाहर हवा में खुनक थी, अंदर पेट में कुलबुलाहट। प्यास से होठ सूखे जा रहे थे, पर वह चुपचाप बैठी रही। नानी मामी बहुत याद आ रही थी उसे। घर से कोई भी कहीं जाता पूरी सब्जी बांधकर पानी के साथ नानी उसे दे देती थी। पर वह कहाँ किसी से कहकर आई थी। न घर से आई थी, न कहीं जाने को आई थी। बस चली आई थी। किसी के बस में चढ़ने की आहट अचानक उसे सुनाई दी। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। पदचाप बहुत करीब आ गई और फिर रुक गई। उसकी सांस भी लगभग रुक गई। न आंखें खुलते बन रहा था, न बंद रखी जा रही थी। जीव विज्ञान में जहाँ हृदय का स्थान बताया था वहाँ बहुत भारी लग रहा था उसे। गले में कुछ आकर फंस गया था। वह एक पल था जैसे एक सदी अनंत सा लगा था। कौन हो तुम? आंखें खोलो। कंडक्टर सामने खड़ा था। मैं तो यूं देखने चढ़ गया था कि किसी का सामान वगैरह तो नहीं छूट गया। तुम उतरी क्यों नहीं? जानती नहीं यह बस आगे नहीं जाएगी? उसके चेहरे का असमंजस भय वह एक ही पल में भर गया था। कहाँ जाओगी? उस समय उसके मुंह से अटकते हुए निकला। जी जी, मैं सुबह दूसरी बस से चली जाऊंगी। मुझे रात में यहीं बैठने रहने दीजिए। जाना कहाँ है तुम्हें? यह तो उसे भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। कुछ जवाब ना पाकर कंडक्टर फिर बोला, घर कहाँ है तुम्हारा? यह वह बताना नहीं चाहती थी। डर था वह घर फोन कर देगा, और उसके आगे की तो कल्पना से ही वह घबरा गई। बस इतना ही बोली, मैं सुबह चली जाऊंगी। तुम यहाँ बस में नहीं रह सकती। मुझे बस बंद करके घर जाना है। मुझे अंदर ही बंद कर दे प्लीज। अजीब लड़की हो, मैं रात भर यहीं खड़ा नहीं रह सकता। वह झल्ला उठा था। मेरे साथ चलो। कोई दूसरा रास्ता न था उसके पास, इसलिए न कोई प्रश्न न डर। पीछे पीछे चल पड़ी कंडक्टर के। बस अड्डे तक पहुंचे तो कंडक्टर ने इशारा कर एक रिक्शा रुकवाया और बोला, बैठो। रिक्शा तेज चलने से ठंडी हवा लगने लगी थी। कुछ हवा कुछ अंधेरा। वह कांप गई। उसकी सिहरन को सहयात्री ने महसूस करते हुए भी अनदेखा किया और फिर एक प्रश्न उसकी ओर उछाल दिया, घर क्यों छोड़ कर आई हो? मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? कोई मुझे वहाँ प्यार नहीं करता। मैं वहाँ अनचाही हूँ, अवांछित हूँ। तो सुबह कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता। तो कहाँ रहोगी? ये भी मुझे नहीं पता। मुझसे मत पूछें। कोई तो होगा जो तुम्हें खोजेगा। फिर क्या करोगी? वे सब खोजेंगे, शायद नहीं भी खोजे। फिर जब खोजने लगेंगे तो फिर परेशान होंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि क्योंकि वे मुझे प्यार नहीं करते हैं। तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हो? अपनी नानी से। मैं 3 महीने की थी जब मेरी माँ ने मुझे उनके पास छोड़ दिया। अच्छा, तुम्हारी नानी कहाँ रहती हैं यह बताओ? नानी मेरी मथुरा में है। तो मथुरा ही चले जाओ अपनी नानी के पास। वो भी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। अब वह लगभग रुआसी हो उठी। वह हूँ कहकर कंडक्टर चुप हो गया। हवा को चीरता मोड़ों पर घंटी टुनटुनाता रिक्शा आगे बढ़ता जा रहा था, और जब एक संकरी गली में मुड़ा तो वह कसमसा गई। आंखें फाड़कर देखना चाहा था घर। घुप अंधेरी रात में लंबी पतली गली के सिवा कुछ न दिखा था। कुछ फिल्मों के खौफनाक दृश्यों के नज़ारे उभर आए थे। देखी तो उसने उमराव जान भी थी। आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बस भैया, इधर ही रोकना। उसने कहा
तो रिक्शा रुक गया और उनके उतरते ही अपने पैसे लेकर रिक्शे वाला अंधेरे को चीरता सा उसी में समा गया। वह वहां से भाग जाना चाहती थी। कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ एक दरवाजे पर दस्तक दी। सांकल खटखटाने की आवाज़ सारी गली में गूंज गई थी। भीतर से हल्की आवाज़ आई, कौन? दरवाज़ा खोलो पूनम। और दरवाज़ा खोलते ही अंदर का प्रकाश छिन्न होकर सड़क पर फैल गया। उस पर नजर पड़ते ही दरवाज़ा खोलने वाली युवती अचकचा गई। एक और हटकर उन्हें अंदर तो आने दिया, पर उसका सारा वजूद उसे बाहर ढकेल रहा था। दरवाज़ा एक छोटे से कमरे में खुला था। ठीक सामने एक कार्निस पर 2 फूलदान सजे थे, बीच में कुछ मोहक तस्वीरें। एक कोने में एक छोटा सा रैक था जिस पर कुछ डब्बे थे, कुछ कनस्तर, एक स्टोव और बर्तन, सब करीने से लगे थे। एक और छोटा पलंग जिस पर साफ धुली चादर बिछी थी और 2 तकिए थे। चादर पर कोई सिलवट तक न थी। कुल मिलाकर कम आय में सुचारू रूप से चल रही सुधर गृहस्थी का आदर्श चित्र था। वह भी ऐसा ही चित्र बनाना चाहती थी अपने मन में। बस अभी तक उस चित्र में वह अकेली थी। अकेली, हाँ, यही तो वह कह रहा था। पूनम, यह लड़की बस अड्डे पर अकेली थी। मैं साथ ले आया, सुबह बस पर बिठा दूंगा। अपनी नानी के घर मथुरा चली जाएगी। युवती की आंखों में शिकायत थी, गर्दन की अकड़ नाराजगी दिखा रही थी। वह भी समझ रहा था और शायद स्थिति को सहज करने की गरज से बोला, अरे आज दोपहर से कुछ नहीं खाया, कुछ मिलेगा क्या? युवती चुपचाप 2 थालियां परोस लाई और पलंग के आगे स्टूल पर रखते हुए बोली, हाथ मुंह धोकर खा लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही रखा था। दोपहर से तो उसने भी कुछ नहीं खाया था, किंतु इस अवांछित से भूख की बिल्कुल मर गई थी उसकी। घर का खाना याद हो आया। सब तो खा पी कर सो गए होंगे शायद, या कोई उसके लिए परेशान भी हो रहा होगा। जैसे तैसे उसने एक रोटी निगलकर अपने कमरे के कोने में बनी मोरी पर हाथ धो लिए और सिमट कर कमरे में पड़ी इकलौती प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। पूनम नाम की उस युवती ने पलंग पर पड़ी चादर को झाड़ा और चादर के साथ शायद नाराजगी को भी। फिर जरा कोमल स्वर में बोली, क्या नाम है तुम्हारा? घर क्यों छोड़ आई? जी कहकर वह अचकचा गई और कुछ बोल ना पाई। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, सो जाओ, बहुत थकी होगी। शायद वह उसकी आंखों के भाव समझ गई थी। एक ही पलंग दुविधा उत्पन्न कर रहा था। तय हुआ कि महिलाएं पलंग पर सोएंगी और वह आदमी नीचे दरी बिछाकर। वे दोनों दिन भर के कामों से थके लेटते ही सो गए थे। हल्के खर्राटों की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। उसकी आंख में तो नींद थी ही नहीं, प्रश्न ही प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न जिनका वह उत्तर खोजती रही थी सदा। वह समझ नहीं पाती थी कि माँ उससे इतनी नफरत क्यों करती है। वह जो भी करती है माँ के सामने गलत क्यों हो जाता है। उसने तो सोचा था कि माँ को आश्चर्यचकित करेगी। दरअसल उसके स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई थी और वह प्रथम आई थी। अगले दिन एक जलसे में प्रमाण पत्र और मेडल मिलने वाले थे। बड़ी मुश्किल से यह बात अपने तक रखी थी उसने। सोचा था कि प्रमाण पत्र और मेडल लाकर माँ के हाथों में रखेगी तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी, उसे सीने से लगा लेंगी, प्यार करेंगी। लेकिन ऐसा न हो पाया था। माँ की पड़ोस की सहेली नीरा, आंटी की बेटी रितु उसकी की कक्षा में पढ़ती थी। वह भूल गई थी कि उस रोज वीरवार था। हर वीरवार को उनकी कॉलोनी के बाहर वीर बाजार लगता था और माँ नीरा आंटी के साथ वीर बाजार जाया करती थी। शाम को जब माँ नीरा आंटी को बुलाने उनके घर गई तो रितु ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। माँ तमतमाई हुई वापस आई और आते ही उसके चेहरे पर एक तमाचा रसीद कर दिया। अब हमें तुम्हारी बातें बाहर वालों से पता चलेंगी। माँ, मैं कल बताने वाली थी मेडल लाकर। क्यों, आज क्यों नहीं बताया? जाने क्या क्या छिपा कर रखती है, बड़ी हिकारत से माँ ने कहा था। वह अपनी बात माँ को समझा न सकी थी, लेकिन 13 बरस के किशोर मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। माँ मेरे प्रथम आने पर खुश क्यों नहीं हुई? क्या सरप्राइज देना कोई बुरी बात है? छोटा रवि तो सांत्वना पुरस्कार लाया था, तब भी माँ ने उसे बहुत प्यार किया। फिर अगले दिन तो मेडल लाकर भी उसने कुछ भी नहीं कहा था और कल तो हद ही हो गई थी। स्कूल में रसायन विज्ञान की कक्षा में छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल पूरा नहीं कर सके थे तो अध्यापिका ने कहा था, अपना अपना सॉल्ट संभाल कर रख लेना, कल यही प्रयोग दोबारा दोहराएंगे। सफ़ेद पाउडर की वह पुड़िया बस्ते के आगे की जेब में संभाल कर रखी थी उसने। कल फिर अलग अलग द्रव्यों में मिलाकर प्रतिक्रिया के अनुसार उस लवण का नाम खोजना था और विभिन्न द्रवों के साथ उसकी प्रतिक्रिया को विस्तार से लिखना था। विज्ञान के ये प्रयोग उसे बड़े रोचक लगते थे। स्कूल में वापस पहुंचकर खाना खाकर होमवर्क किया और
रोजाना की तरह रितु के बुलाने पर दीदी के साथ शाम को पार्क की सैर करने चली गई। वापस लौटी तो माँ क्रोध से तमतमाई उसके बस्ते के पास खड़ी थी। दोनों छोटे भाई उसे अजीब से देख रहे थे। माँ को देखकर और माँ के हाथ में लवण की पुड़िया देखकर वह जर हो गई और उसके बाद शब्द सुनकर पत्थर। यह जहर कहाँ से लाई हो तुम? खाकर हम सबको जेल भेजना चाहती थी? माँ, वह केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सॉल्ट है। वह नहीं समझ पाई कि माँ को क्यों लगा कि वह जहर है, और है भी तो वह उसे क्यों खाएगी। उसने कभी मरने की सोची न थी। उसे समझ नहीं आया कि सच के अलावा और क्या कहे जिससे माँ को उस पर भरोसा हो जाए। माँ, उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन माँ चिल्लाए जा रही थी। घर पे क्यों लाई हो? माँ की फुफकार के आगे उसकी बोलती बंद हो गई। वह फिर नहीं समझा सकी थी। वह कभी भी अपना पक्ष माँ के सामने नहीं रख पाती। माँ उसकी बात सुनती ही नहीं थी। फिर एक प्रश्न परेशान करने लगा था। माँ, उसके बस्ते की तलाशी क्यों ले रही थी? क्या रोज माँ ऐसा करती है? माँ उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वह बचपन से नानी के घर रही तो इसमें उसकी क्या गलती? अपने मन से तो नहीं गई थी। 13 बरस की होने पर उसे यह तो समझ आता है कि घरेलू परिस्थितियों के कारण माँ का नौकरी करना जरूरी रहा होगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि 4 भाई बहनों में से नानी के घर में सिर्फ उसे भेजना ही जरूरी क्यों हो गया था। जिस तरह माँ ने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया, वह उस पर गर्व करती है। पुराने स्कूल में वह सबको बड़े गर्व से बताती थी कि उसकी माँ एक कामकाजी महिला है, लेकिन सिर्फ उसी की बारी उसे अलग करना नौकरी की कौन सी जरूरत थी? वह नहीं समझ पाती थी। और यदि उसके लालन पालन का इतना बड़ा प्रश्न था तो माँ इतनी जल्दी एक और बेबी क्यों ले आई? और लाई भी तो उसे भी नानी के पास क्यों नहीं छोड़ा? काश माँ उसे अपने साथ ले जाती और बेबी को नानी के पास छोड़ जाती। शायद नानी का कहना सही था। बेबी तो लड़का था, माँ उसे अपने ही पास रखेगी। भोला मन नहीं जान पाता था कि लड़का होने में क्या खास बात है। वह चाहती थी कि नानी कहे कि इसे ले जा अपने साथ, अब यह अपना सब काम कर लेती है, बेबी को यहाँ छोड़ दे। पर न नानी ने कहा और न माँ ने सोचा। छोटा बेबी माँ के पास रहा और वह नानी के पास, जब तक कि नानी के गांव में आगे की पढ़ाई का साधन न रहा। पिता हमेशा से उसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहते थे और भेजा भी था। वह 5 बरस की थी जब पापा ने उसे दिल्ली लाने की बात कही थी, किंतु नाना नानी का कहना था कि वह तो उसके घर की रौनक है, उसके बिना उनका दिल नहीं लगेगा। मामा मामी भी उसे बहुत प्यार करते थे। मामी तो तब तक कोई संतान नहीं थी। उनके विवाह को कई वर्ष हो गए। मामी की ममता का वास्ता देकर नानी ने उसे वहीं रोक लिया था। पापा उसे वहाँ नए खुले कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कराए थे। उसे कोई तकलीफ ना थी। लाड प्यार की तो इफरात थी। उसे किसी चीज के लिए मुंह खोलना न पड़ता था, लेकिन फिर भी वह दिन पर दिन संजीदा होती जा रही थी। एक अजीब सा खिंचाव माँ और मामी के बीच अनुभव करती थी। ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, माँ से दूर होती जा रही थी। माँ के आने या उसके दिल्ली जाने पर भी वह अपने दूसरे भाई बहनों के समान माँ की गोद में सिर नहीं रख पाती थी, हठ नहीं कर पाती थी। माँ तक हर राह नानी से गुजर जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में माँ पापा उसे दिल्ली आने को कहते थे। वह नानी से साथ चलने की जिद करती। नानी कुछ दिन रहकर लौट आती और फिर सब कुछ असहज हो जाता। उसने 2 कलियां फिल्म देखी थी। उसका गीत उसके मन में बार बार गूंजता रहता। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। न जाने कब यह सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। भोर की किरण फूटते ही पूनम ने उसे जगा दिया। शायद अजनबी से जल्दी जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। ब्रेड को तवे पर सेक उस पर मक्खन लगाकर चाय के साथ परोस दिया और 4 स्लाइस ब्रेड साथ ले जाने के लिए ब्रेड को कागज में लपेट दिया। उसे पकड़ा दिया। न जाने कब घर पहुंचेगी, रास्ते में खा लेना। पूनम ने एक छोटा सा थैला और पानी की बोतल भी उसके लिए सहेज दी। उसकी कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि नम हो गई। अजनबी किंतु कितने दयालु होते हैं और अपने कितने निष्ठुर। जागते हुए कस्बे में सड़क बुहारने की आवाज़ों और दिन की तैयारी के छिटपुट संकेतों के बीच एक रिक्शा फिर उन्हें बस अड्डे तक ले गया। बस अजनबी, उस अजनबी जिसका वह अभी तक नाम भी नहीं जानती थी, ने मथुरा की टिकट कटा दी, उसे बस में बिठा दिया। कृतज्ञ व नम आंखों से उसे देखती हुई वह बोली, शुक्रिया। क्या नाम है आपका, क्या मैं जान सकती हूँ? मुस्कान के साथ उत्तर मिला, भाई ही कह लो, और आगे से फिर कभी ऐसी गलती मत करना। बिना बताए अपने घर से मत निकलना। बस से वह गली के मोड़ पर ही उतर गई और चुपचाप चलती हमेशा की भांति अपने घर के खुले दरवाजों से अंदर आंगन में दाखिल हो गई।
शाम के 4 बज रहे थे शायद। मामी आंगन में बंधी रस्सी पर से सूखे कपड़े उतार रही थी। उसे देखते ही कपड़े वहीं पर छोड़कर उसकी ओर बढ़ी और उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और रोते रोते हिचकियों के बीच बोली, शुक्र है तू सही सलामत है। वे क्यों रो रही हैं उसकी समझ में न आया था। वह बरामदे की ओर बढ़ी तो मामी उसका हाथ पकड़ कर दूसरे कमरे में ले जाते हुए बोली, जरा ठहर, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं। नानी को इशारे से बुलाया। उन्होंने भी उसे देखते ही गले लगा लिया। तो ठीक तो है ना? रात कहाँ रही? स्कूल के कपड़ों में यूं क्यों चली गई? न जाने वो कितने सवाल पूछ रही थी। उसे बस सुनाई दे रहा था, समझ कुछ नहीं आ रहा था। शायद एक एक करके पूछती तो वह कुछ समझ भी पाती। आखिरकार मामा ने सबको शांत किया और उसे कपड़े बदलने को कहा। वह नहा धोकर ताज़ा महसूस कर रही थी, लेकिन एक घबराहट ने उसे घेर लिया। घर में कुछ बदला बदला था, कुछ था जो उसे संशय के घेरे में रखे था। आज वह यहाँ एक अजनबी सा महसूस कर रही थी, मानो यह उसका घर नहीं था। ऐसा माहौल होगा उसने सोचा नहीं था। सबके सब कुछ घबरा भी रहे थे। वह नानी के कमरे में चली गई। पीछे पीछे मामी चाय और नाश्ता लेकर आ गई। तीनों ने वहीं चाय पी। मामी और नानी शायद उससे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी और वह उनके कुछ पूछने का। कहाँ किसी ने कुछ भी नहीं। मामी बर्तन वापस रखने गई तो वह नानी की गोद में सिर टिकाकर लेट गई। सुकून और सुरक्षा के अनुभव से न जाने कब वह सो गई। आंख खुली तो बहुत सी आवाज़ें आ रही थी और उनके बीच से माँ की आवाज़, रुलाई भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। लगता था उसकी सारी शक्ति किसी ने खींच ली हो। काश वह यहाँ न आकर किसी कब्रिस्तान में चली गई होती। माँ और मामा उसके व्यवहार और चले जाने के कारणों का विश्लेषण कर रहे थे। उसे उठा देख माँ जोर जोर से रोने लगी और उसे उठाकर भींच लिया। तेल के लैंप की रोशनी के रहस्यमय वातावरण में सब उसे समझाने लगे थे, वापस जाने की मनोहार करने लगे थे। वह चीख कर कहना चाहती थी कि वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कसकर आंखें मीचे वह मन ही मन मना रही थी कि काश यह सपना हो, काश तेल का लैंप बुझ जाए और वे सब खूब अंधेरे में विलीन हो जाए। उसकी आंख खुले तो कोई न हो, लेकिन वह जर हो गई थी और सब उसे समझा रहे थे। हाँ, सब उसे ही समझा रहे थे। वह तो वैसे भी अपनी बात समझा ही नहीं पाती थी किसी को। सबने उससे कहा, उसे समझाया कि माँ उससे बहुत प्यार करती है। सब कहते रहे और उसने भी मान लिया। उसके पास विकल्प भी तो न था। वह माँ पिता के साथ लौट आई। अब माँ शब्दों से ज़्यादा कुछ न कहती, बस एक ही बार कहा था, हम तो डर गए हैं तुमसे, तुमने हमारा नाम खराब किया, सब कोई जान गया है। वह घर में कैद हो गई। कम से कम स्कूल में कोई नहीं जानता। प्रिंसिपल जानती थी। एक दिन उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे अपना दोस्त समझने को कहा और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो। दिन गुजरते रहे, बरस बीतते रहे, जिंदगी चलती रही। पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगी, विवाह हुआ, पदोन्नति हुई और आज जब उसके दफ्तर में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने छुट्टी मांगते हुए बताया कि वह अपनी 1 वर्ष की बिटिया को नानी के घर में छोड़ना चाहती है क्योंकि उससे अब संभालने में वह असक्षम है, तो ये बरसों पुरानी बातें अचानक उसके मस्तिष्क को यूं झंझोर गई जैसे कल ही की बात हो। आज एक बड़े ओहदे पर होकर बेहद संजीदा और संतुलित व्यवहार की छवि रखने वाली वह अपना नियंत्रण खोती हुई उस पर बरस पड़ी। तुम ऐसा नहीं कर सकती सुवर्णा। यदि तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल का समय नहीं था तो तुम्हें एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने का अधिकार भी नहीं था, और जब तुमने उसे जन्म दिया तो तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। नानी, मामी, दादी, बुआ सब प्यार कर सकती हैं, बेइंतहा प्यार कर सकती हैं, पर वे माँ नहीं हो सकती। आज तुम उसे छोड़कर आओगी, वह शायद ना समझ पाए। वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लेगी, खुश भी रहेगी और सुखी भी। तुम भी आराम से रह सकोगी, लेकिन तुम दोनों के बीच जो दूरी होगी उसका ना आज तुम अंदाजा लगा सकती हो और ना कभी उसे कम कर सकोगी। जिंदगी बहुत जटिल है सुवर्णा। वह तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने पेचों में बेइंतहा उलझा देगी। उसे अपने से अलग ना करो। वह बिना रुके बोले जा रही थी और सुवर्णा हर तरफ उसे देखती रह गई। आज उसके अंदर का दर्द झलक रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।